नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडियन टाइम्स। दोस्तों, 22 तारीख को पहलगाम में अटैक होता है। उसमें 26 हमारे भारतीय शहीद हो जाते हैं। उसके बाद राजनीति का दौर शुरू होता है कि हम ये कर देंगे, हमने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, हमने ट्विटर बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और हम पानी बंद कर देंगे। पानी की राजनीति आज की राजनीति नहीं है, ये पुरानी राजनीति है। इस पर पहले भी कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, पहले भी कई बार कोशिश की गई पानी को बंद करने की, परंतु नदियों का रुख शायद कोई मोड़ नहीं पाया। चाहे वो राजा महाराजा रहे हों या अंग्रेज ही क्यों ना रहे हों, वो अलग बात है कि उसमें से नदी में से काट के नहर बना दी जाए और आगे का प्रेशर कम कर दिया जाए पानी का, परंतु ऐसा कभी नहीं हो पाया कि किसी नदी के पानी को बहने से रोक दिया जाए। राजनीति का मिजाज आज कुछ ऐसा है कि एक के बदले 10 सर लाने वाले और 10 सर के बदले 100 सर काटने वाले नेता अब धीरे धीरे उन चीजों पर आ गए हैं जो उनको राजनीति में फायदा पहुंचाती है। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु जल की। सिंधु जल विवाद 1961 में इसका एग्रीमेंट कराया था जवाहरलाल नेहरू ने, भारत और पाकिस्तान का साइन किया था। उसके बाद ये पानी धीरे धीरे चलता रहा। सब लोग जानते हैं कि सिंधु नदी कहां से निकलती है और कहां जाके खत्म होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आज आपको ये इतिहास इसका बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं सिंधु और उसके आसपास कितनी नदियां हैं जो उससे मिलती है और वो कहां से निकलती है और कहां पहुंच जाती है। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रमुख नदी सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। आगे चलकर लद्दाख की राजधानी लेह इसी नदी के राइट साइड में बसा हुआ है, जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सियोक नदी सिंधु नदी के समांतर बहते हुए गिलगित बल्तिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है, जहाँ पर लद्दाख रेंज भी समाप्त हो जाती है। फिर यह नदी कराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चेनाब नदी आकर मिलती है। इसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों, अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में बेरी नाग के पास से होता है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। श्रीनगर से थोड़ा आगे चलकर इस नदी पर बूलर झील भी स्थित है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ से आगे चलकर यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए मंगला के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम चेनाब नदी को देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम बाराला चाला दर्रे के पास से होता है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्र और भागा दो नदी आपस में मिलकर चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं और यही चंद्रभागा नदी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करने के बाद चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में झेलम, रावी और सतलुज नदी इसी नदी से आकर मिलती हैं और फिर यह नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है, सहायक नदियों में अन्य सभी नदियां चेनाब नदी से आकर मिलती हैं और फाइनली चेनाब नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ सीमा पर ही इसी नदी पर रणजीत सागर डैम स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर यह नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसी नदी के किनारे पर लाहौर स्थित है। आगे जाकर यह नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों ब्यास नदी को। दोस्तों, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी भी इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। इससे आगे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पोंग डैम ब्यास नदी पर ही स्थित है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरिकी नामक स्थान पर यह सतलुज नदी से मिल जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सतलुज नदी को। सतलुज नदी का उद्गम सिंधु नदी के स्रोत से लगभग 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील के पास
राकसताल झील से होता है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर नाथपा झाकरी डैम स्थित है। यहाँ से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पंजाब में प्रवेश करने से ठीक पहले सीमा के पास ही प्रसिद्ध भाखड़ा डैम स्थित है। यह डैम गोविंद सागर झील को भी क्रिएट करता है और पंजाब में प्रवेश करते ही भाखड़ा डैम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही नागल डैम स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इस नदी के किनारे पर ही पंजाब का प्रमुख नगर लुधियाना स्थित है। आगे चलकर हरी के नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है और इनके संगम के पास ही हरी के बैराज बनाया गया है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। सतलुज नदी यहाँ से आगे बढ़ने पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद यह नदी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है और चेनाब नदी मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, इतिहास जानने के लिए आज आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस पर कई बार काम प्रयास किया कि इस पानी को इधर से उधर कर दिया जाए। उन्होंने नहरें भी इसके लिए बनवाई, परंतु वो कुछ कर नहीं पाए। इसी में से एक इंदिरा नहर भी निकल कर आती है। उसके अलावा जब मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को, ये समझिए कि बिल्कुल ये साबित कर दिया कि ये क्षेत्र पानी से भरा हुआ क्षेत्र है और इस पानी का उपयोग यहां नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसमें से सहायक नहरें बनाकर अलग अलग जगहों पर पानी भेजने का प्रयास किया। And water, the Indus River Basin in modern history. डेविड गिलमार्टिन ने सिंधु नदी घाटी इलाके में मुगलों के समय से और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के लंबे दौर में नहरों का जो विस्तार हुआ और उसका खेती से लेकर सामाजिक और राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा, उसका शानदार वर्णन किया है। उसके बारे में अभी ही बताया जाना चाहिए कि कैसे इस इलाके में पानी का बंटवारा होने लगा, पानी को लेकर पहचान की राजनीति बदलने लगी। गिलमार्टिन ने दिखाया है कि कैसे नेहरू को आशंका थी कि इस इलाके में पहचान के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति उभर सकती है और ऐसा ही हुआ। पंजाब में खालिस्तान की आग जब फैली तो उसमें घी का काम पानी पर हक की राजनीति ने भी किया, जो जाकर रुका इंदिरा गांधी की हत्या पर और सिख विरोधी नरसंहार पर। अप्रैल के अखबारों में इसकी खबरें पहले पन्ने से गायब हैं कि भारत ने पाकिस्तान को पानी रोक दिया, वहां सूखा हो गया है। सिंधु जल संधि की खबरें छपी तो हैं, मगर मामूली रूप में और भीतर के पन्नों में, जबकि पहले पन्ने पर सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियों को लेकर आज भी बड़ी खबर छपी है। बस उसमें नाम पाकिस्तान का नहीं, भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा का है। जल समझौता सूखा, पंजाब ने हरियाणा को 5000 क्यूसेक पानी रोका। पंजाब के सीएम ने कहा 1 बूंद पानी नहीं देंगे। रणजीत सागर जलाशय में जितना पानी होना चाहिए था उससे 39% कम है। पिछले साल के मुकाबले 24 फीट कम है। हम पानी कहां से दें? रावी नदी पर है रणजीत सागर जलाशय और सतलुज नदी का पानी रोकने के लिए बना है भाखड़ा नांगल डैम। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद होता रहता है और यह विवाद दिल्ली तक आता ही रहता है। तो कितना पास बना यह पुल 1860 के दशक का है। नीचे सतलुज नदी बह रही है। यह भी उसी गांव के पास से बहती हुई सतलुज की तस्वीर है। 1845-46 के बीच फिरोजपुर के पास अंग्रेजों की सेना और सिखों के बीच जंग होती है। उस जंग की जीत की याद में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल ब्रिटिश नौसेना के एक बेड़े का नाम था HMS सतलुज। आज भारत की नौसेना के पास INS सतलुज है। तो एक नदी की कहानी कितनी लंबी चलती है। लगे हाथ यह तस्वीर भी देखिए, 1905 के आसपास की है। जानवरों के चमड़े में हवा भरकर सतलुज नदी पार किया जा रहा है। यह पेंटिंग 1846 की है। सतलुज नदी पर बने पुल से पार करते लोगों की हेनरी यूल की पेंटिंग है। हम कहते हैं कि 1947 तक आते आते कैसे पूरे इलाके में नहरों का जाल बिछ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और विकसित सिंचाई सिस्टम इसी इलाके में बनता है और इसके कारण राजनीतिक संबंध बदल जाते हैं। एलिस अल्बानिया की किताब एम्पायर ऑफ इंडस भी इसी के साथ पढ़िए। इसमें अल्बानिया बताती हैं कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने उपनिवेशों का विस्तार करने के लिए इस नदी का इस्तेमाल किया। इसके किनारे तक सिकंदर महान भी आया। इसके किनारे कितने बड़े बड़े शहर बसे।
यह नदी पाकिस्तान को जोड़ने वाली नदी है और यही नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटी भी गई। सादत हसन मंटो की कहानी है यजीद। आजादी के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग की अफवाह उड़ती है और एक गांव में दरिया के बंद होने की बातें होती हैं। एक चौथी किताब है जो बहुत अच्छी है, प्रबोध कुमार सान्याल की, जिन्होंने हिमालय की कई बार यात्राएं की। यह किताब हिंदी में है, राजकमल से छपी है। इस अद्भुत किताब का अंश हम पढ़ेंगे। राजकमल से ही एक और किताब आई है, एक था जॉस्कर, डॉक्टर अजय सोडानी की। इसमें भी सिंधु नदी के बारे में और इसी क्षेत्र से जुड़े जॉस्कर पर्वतमाला के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसमें अजय सोडानी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के छोटे छोटे गांवों में बांध बनाने की खबर विस्थापन का दहशत लेकर आती है। उनके लिए बांध एक शत्रु है। बांधों के कारण उनकी संस्कृति मिट रही है। यह किताब आप जरूर पढ़िए, पता चलेगा कि सिंधु घाटी क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना सहज है और कितना मुश्किल है। के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की कहानियां क्या क्या लिखी हैं। एक शब्द है CPWD। इसको किसने बनाया था? दरअसल इसका निर्माण CPWD का, PWD का, इनका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेजों ने कैसे और किस लिए बनाया था, आप एक बार देखिए। अंग्रेजी में CPWD कहते हैं। राजधानी दिल्ली के लोग CPWD के बारे में ऐसे सोचते होंगे, सुनते होंगे जैसे इसका जन्म दिल्ली के केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा के लिए हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के तहत जो CPWD है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में पंजाब में PWD के नाम से बनाया था। उस विभाग में सिंधु नदी घाटी में सिंचाई के सिस्टम की देखरेख के लिए एक कार्यालय था। ब्रिटिश हुकूमत पानी के रास्ते लोगों पर शासन करने के नए नए तरीके खोज रही थी। 1867 में भारत में पहली बार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इरिगेशन का पद बनता है। पानी कैसे बटेगा, उसके नियम कायदे क्या होंगे, यह सब तभी से होने लगा। 1873 में नॉर्दर्न इंडिया कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बनता है और सिंचाई के पानी का मालिक भगवान की जगह अब राज्य बन जाता है। यहीं से सिंधु नदी सिस्टम के किनारों के सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बदलने लगते हैं और बने लॉयड बराज कहा जाता था। इसके निर्माण के बाद सिंध के इलाके तक पानी पहुंचा। यह सब इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एकड़ जमीन को सिंचाई के जरिए अपने नियंत्रण में लिया जाए। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि ऐसा सिस्टम हो जिससे जानबूझकर पानी की कमी पैदा की जा सके, कम पानी को बड़े इलाके में पहुंचाया भी जा सके। ऐसा कर लोगों के जीवन में ब्रिटिश हुकूमत की पहुंच बन जाए, इंजीनियर और प्रशासन की भूमिका मुख्य हो जाए। और हुआ। राजनीति, पानी की राजनीति दोनों देशों में है। दोनों देशों में नहीं, इस देश में भी है कि किस प्रदेश को कितना पानी दिया जाएगा। पानी की लड़ाई आज की नहीं है। मार्टिन की किताब के अनुसार मार्टिन ने लिखा है कि जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें कैसे तय किया जाए कि कितना पानी किसको मिलेगा। बीकानेर का राजशाही घराना रावी पर अपना अधिकार जताता था, वहीं कोशिश करता था कि रावी के जल पर हमारा नियंत्रण हो। बीकानेर स्टेट के इसी दावे के कारण ही आगे चलकर भारत ने विश्व बैंक और पाकिस्तान को पानी देने के लिए राजी कर लिया। 1955 में हुए इंटरस्टेट वाटर एग्रीमेंट के चलते राज्यों में नदियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। राजस्थान को रावी और ब्यास का 50% पानी मिल गया। राजस्थान का इन नदियों से संबंध तो नहीं था, मगर राजस्थान कनाल के रास्ते यहां तक पानी पहुंच गया। इसका नाम इंदिरा नहर तब पड़ा जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद नाम रखा गया। आज जब पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को बंद करने की बात हो रही है, तो राजस्थान के किसान मांग करने लगे हैं कि उनकी तरफ दिया जाने वाला पानी बढ़ा दिया जाए। गंग नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन हरविंद्र सिंह गिल का कहना है कि हरिके बैराज से पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद करके राजस्थान की ओर 3 गुना अधिक पानी दिया जाए। इंदिरा गांधी नहर को 12,000 क्यूसेक की जगह 20,000 क्यूसेक तक पानी मिल सकता है। आपातकाल के समय 1976 में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा हुआ तो उसे लेकर गुस्सा भड़क गया। पंजाब को लगा कि केंद्र उनका पानी लेकर पहले राजस्थान को दे दिया
और अब हरियाणा को दे रहा है। अगले कुछ दशक तक, बल्कि आज भी पंजाब और हरियाणा में सतलुज के पानी को लेकर विवाद होता रहता है। हमने गिलमार्टिन की जिस किताब का जिक्र किया है उसमें खालिस्तानी उभार के पीछे जो पहचान की राजनीति थी उसे पानी के अधिकार को लेकर भी उभारा गया। इस राजनीति के कारण देश को और सिख समुदाय को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सिखों के खिलाफ दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच 1985 में समझौता होता है। इस समझौते का एक हिस्सा सतलुज यमुना लिंक भी था, जिसका मकसद था सिंधु नदी के पानी को हरियाणा तक लाया जाए। इस योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय हो चुकी थी। अब है द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ केंटुकी से छपी है। यह किताब 1989 में आई, इंदिरा गांधी की हत्या के 5 साल बाद। इसमें वंदना शिवा बताती हैं कि पंजाब में हिंसा का जो दौर चला उसका कारण केवल धर्म की पहचान तक सीमित नहीं था। 1980 के बाद से एशियाई समाजों में जंगल, जलाशय, पेड़ आदि प्रदूषित होने लगे या खत्म होने लगे। इसी के साथ सामाजिक और नस्ली पहचान की राजनीति उभरने लगी। ये दोनों ही संकट आपस में जुड़ गए। पंजाब में पर्यावरण और सामाजिक पहचान की लड़ाई हिंसक रूप लेने लग जाती है। आधुनिक पंजाब में जो हिंसा हुई उसके केंद्र में हरित क्रांति का संकट भी था। हरित क्रांति से पंजाब के खेत लहलहाने तो लगे, लेकिन उसकी जमीन जहरीली हो गई। फसलों में कीटनाशक और कीड़ों का प्रकोप फैल गया। कहीं पानी का जमाव हुआ तो कहीं पानी सूख गया। किसान कर्जे में डूब गए। आधुनिक पंजाब के इतिहास में हजारों मौतें इसी हरित संकट से जुड़ी हैं। अकेले 1988 में पंजाब में 3000 हत्याएं हुई। वंदना शिवा लिखती हैं कि किताब प्रकाशित होने के समय तक आजादी के बाद शांति काल में जितनी मौतें पंजाब में हुई उतनी भारत में कहीं और नहीं हुई। 1982 से 1988 के बीच 6 वर्षों में पंजाब में 15,000 लोगों ने हिंसा में अपनी जान। पानी के विवाद पर यूं तो बहुत किताबें और बहुत कविताएं लिखी गई हैं, परंतु अमृता प्रीतम ने पंजाबी में एक कविता लिखी थी, क्योंकि पानी के लिए आए दिन नदियों के किनारे हत्याएं हो रही थी और मतलब रोज का नियम था कि पानी के लिए हत्या होना एक आम बात हो चुकी थी। उसी पर अमृता प्रीतम ने अपनी एक कविता लिखी थी। उठ तक अपना पंजाब, उठ दर्दमंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब। किसी ने 5 पानियां विच दित्ती जहर रला, किसी ने 5 पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इसे पता था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बैठक में सिंधु जल संधि निरस्त करने का फैसला ले रहे हैं उसके नतीजे में कितनी चीजों की याद आने वाली है। क्या पता उस बैठक में भी सारी बातें नजरों के सामने से गुजरी हों। नहीं पता था तो अब होना चाहिए कि सिंधु जल संधि निरस्त होने के बाद मंटो की कहानी यजीद क्यों याद की जा रही है। पाकिस्तान के गांव में 2 औरतें आपस में बात कर रही हैं। जब बख्तो दाई जीना को बताती है कि हिंदुस्तान वाले दरिया को बंद करने वाले हैं तो उसे समझ नहीं आता। जीना पूछती है कि दरिया बंद करने वाले हैं? कौन से दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तो दाई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंसकर कहा, मौसी तुम भी क्या पागलों की सी बातें करती हो। दरिया कौन बंद कर सकता है? वो भी कोई मोरियां हैं। इस संवाद के कुछ देर बाद कहानी में मुख्य किरदार करीम दाद का प्रवेश होता है, जिनके बाप को दंगाइयों ने मार दिया है। कहानी के सारे किरदार बात करने लग जाते हैं कि हिंदुस्तान पानी बंद कर देगा, तो करीम दाद कहते हैं कि दुश्मन हर ऐसी चीज करेगा जो वो कर सकता है। तुम्हारे लिए दूध का दरिया नहीं बहाएगा, तुम भी वही करते जो वो करने वाला है। तुम अभी गाली देकर बस मन हल्का कर रहे हो, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो सोच समझकर ही दिया जा सकेगा। एक दिन में वो दुश्मन भी दरिया का रुख नहीं बदल सकते हैं, मगर तुम
दुश्मन पर शर्तें लगाकर लड़ाई नहीं कर सकते हो। जो तुम्हें पाप लग रहा है वो उसके लिए उचित कदम है। कुमार के लिए सदियों तक एक के बाद एक दूसरी भयंकर लड़ाई जो होती रही है, उन सारी लड़ाइयों का मूल कारण है कश्मीर की कुल 2500 वर्ग मील की समतल उपत्यका भूमि पर अधिकार करना। शक, हूण, तातार, तुर्क, मुगल, पठान, अफगान, ईरानी, सब के सब बस वही एक लोभ था। कश्मीर के सिर्फ पहाड़ों को दखल कर कोई खुश नहीं था, उसकी वन संपदा पाकर भी कोई संतुष्ट नहीं था, वह उपत्यका ही चाहिए। दुर्भाग्य से सदा सदा का वह द्वंद्व आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसी में आपने देखा प्रमोद सान्याल एक लेखक है, उनकी किताब के अनुसार सिंधु नदी अगर अपना रास्ता बदल ले, सिंधु नदी अगर अपना रास्ता बदल ले तो भयंकर तबाही ला सकती है। गोदी चैनल आपको यह नहीं बताएंगे। गोदी चैनल कितना भी बता दे कि पानी रुक जाएगा, परंतु पानी का रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नदियों का पानी भारत और पाक का पानी है। भारत का में से नदी निकलती है और पाकिस्तान में जाकर समुद्र में गिरती है। उस पानी को रोककर क्या कोई इस देश में राजनीति कर सकता है? पानी रुक सकता है क्या कभी किसी से? ये एक कोरी राजनीति है, इस पर राजनीति की जा रही है। और वो गोदी चैनल कहीं ना कहीं इस देश के एक महापुरुष को हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी खबरों में, और बता रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। परंतु जो चीज संभव नहीं है, जिसे कोई रोक ही नहीं सकता, अगर सिंधु नदी को रोकने का प्रयास किया जाए तो उसमें 20 साल लगेंगे। और उस पानी को कहां ले जाएंगे? क्योंकि भारत में आपने देखा रिपोर्ट में कि भारत में बहुत कम किलोमीटर में सिंधु नदी बहती है, उसके बाद वो पाकिस्तान में बहती है और वो वहीं से कराची के उसमें समुद्र में चली जाती है। भारत में उस पानी को रोकने के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं? क्या इसके पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है? इतनी जल्दी कोई भी काम संभव नहीं है। इसमें 20 साल कम से कम लगेंगे। अगर सरकार आज मर बना ले तो 20 साल लग जाएंगे। मानव सभ्यता में विनाश केवल युद्ध से ही नहीं होता। युद्ध को केवल बदनाम किया जाता है, परंतु मानव सभ्यता में पानी का भी एक अपना महत्व है। और पानी के चक्कर में भी इस देश ही इस संसार में कई बार मानव सभ्यता शर्मसार हुई है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग राष्ट्रद्रोही मुझे भी बोल सकते हैं। मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि जो चीज संभव नहीं है उसे ना बोला जाए। 26 लोगों को उन्होंने मारा है, उसकी सजा मौत ही होनी चाहिए उनके लिए, ना कि पानी को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।